नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में मची सियासी उथल पुथल को लेकर है, जहां अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए सरकार को अस्थिर बताया है। दूसरी बड़ी खबर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर है, जहां उनका विकलांगता सर्टिफिकेट अब सामने आया है। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रिजल्ट को लेकर है, जहां हाईकोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए सरकार पर जुर्माना लगाया है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश में छात्रवृत्ति गड़बड़ी को लेकर है, जहां सरकार ने नई कमेटी गठित की है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में ही लड़ रही है। भाजपा सरकार अस्थिर है और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। भाजपा सरकार शिक्षकों का उत्पीड़न कर रही है। राजधानी लखनऊ में मकानों को गिराने का फैसला टाल दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि सरकार कमजोर हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल साइट एक्स पर लिखा कि भाजपा की कुर्सी में लड़ाई की गर्मी है और उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा पूरे दूसरे दलों के साथ करती थी, वहीं अब काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने तंज कसा है, आप ये देखिए कि जिस पार्टी को जिस संगठन को लेकर कहा जाता था कि संगठन के हाथ में सरकार की बागडोर रहती है, संगठन जैसे चाहता है वह सरकार चलाता है, उस संगठन के एकजुटता को लेकर इस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है, तंज कसा जा रहा है। यह कितना भाजपा के लिए कितना खराब और कितना वैसा साबित हो रहा है कि भाजपा इसको लेकर अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ना तो कह सकते हैं और ना सह सकते हैं। बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है और यहाँ जो कलह मचा हुआ है, चाहे संगठन का हो या सरकार के अंदर हो, और यहाँ जिस तरीके से लगातार वातावरण बनता जा रहा है, उससे कई जो है अंदेशा लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ तख्ता पलट करने में लगे हुए हैं और वह दिल्ली में टिके हुए हैं, जहां पर लगातार शीर्ष नेतृत्व को उत्तर प्रदेश में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। और इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि उनकी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो अदावत है वो 2017 से लगातार चली आ रही है और इसके साथ ये गहराती ही जा रही है। खासकर 2022 में जब वो सरातू विधानसभा चुनाव हारे
और उसके बाद यहाँ डिप्टी सीएम बनने को लेकर जो मसला था उसमें जो विरोधाभास रहा, उससे कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य काफी नाराज रहे। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से यहाँ मध्यस्थता हुई और यहाँ आगे के जो कार्यक्रम थे वो जारी हुए, लेकिन फिर भी यहाँ उन्हें दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कलह चल रही है, चाहे सरकार के अंदर हो, संगठन के अंदर जो कलह, उसको लेकर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में एक बैठक करते हुए यहाँ बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर हो गई है, सरकार कमजोरी की वजह से जल्दबाजी में तमाम फैसला ले रही है और ये फैसले उन्हें वापस भी लेने पड़ेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए कई हमले बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री काफी कमजोर हो चुके हैं, अब वो अंदर से डर रहे हैं। और इसके साथ ही शिक्षकों के द्वारा डिजिटल माध्यम से यहाँ हाजिरी लगाने के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके सरकार ने यहाँ पर जल्दबाजी में फैसला लिया है, सरकार को यह फैसला लेना होगा, तभी समाजवादी पार्टी चुप बैठेगी। और यह फैसला समाजवादी पार्टी को अगर जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ शिक्षकों को जो परेशानी हो रही है, अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसे निरस्त नहीं किया था, तो समाजवादी पार्टी शिक्षकों के साथ है, आगे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। सरकार ने इस फैसले को अभी जो है केवल टाला है, बल्कि निरस्त नहीं किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि इस फैसले को निरस्त किया जाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के साथ और यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो विवाद है, उस पर भी उन्होंने तंज कसा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है। यह अब विषय जो उत्तर प्रदेश का है, वह विपक्षी दल अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने लगी है। और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का जो सोशल मीडिया पे एक बयान चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, हर एक कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है, हम उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। यह जो विषय है वो काफी मजबूत यहाँ हो चुका है। ऐसे में विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, भारतीय जनता पार्टी पर वो हावी हो रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। निश्चित तौर से देखिए उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम अब घट रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। निश्चित तौर से माना यह भी जा रहा है कि कोई बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं, डिप्टी सीएम भी बदले जा सकते हैं। और आज यह भी एक खबर निकल कर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों के पद जा सकते हैं, नए मंत्रियों को यहाँ जगह, नए विधायकों को यहाँ जगह मिलेगी, नए कार्यकर्ताओं को यहाँ जगह मिलेगी, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहती है कि जमीनी हकीकत पर यहाँ पर जो लाभ मिले लोगों को, उसको अमली जामा पहनाया जा सके और वास्तविकता से जमीन पर उतारा जा सके। कयास अलग अलग है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक बैठक हुई, जिसमें 10 उप विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर यहाँ पर बैठक आहूत की गई, ऐसा बताया गया। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ जो है लॉबिंग की जा रही है, दोनों तरफ गुटबंदी भयंकर तरीके से चल रही है, ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण सत्ता परिवर्तन को लेकर बन रहे हैं, दोनों गुट अपनी मजबूती रखें। लेकिन देखिए गर्व के विषय में है। और इसके साथ भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद है, शीर्ष नेतृत्व के पास ये गेंद है। यह भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच भी अनबन चल रही है। इसके साथ तमाम मंत्री हैं, उनके बीच में अनबन चल रही है। तो यह सब जो बातें हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के बीच में रखी गई है। चुनाव से पहले भी मुद्दा उठा था, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम, उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको लेकर यहाँ संगठन की तरफ से यह लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ परिवर्तन हो। विधायकों सांसदों की आवाज नहीं सुनी गई, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 2022 में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, 2024 में लोकसभा की सीटों की, यही मुद्दा है जो योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़े आक्षेप लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सियासी उथल पुथल मची हुई है, जिसको लेकर अब विपक्ष भी हमलावर है और तंज कसते हुए मखौल उड़ा रहा है एकजुटता ना होने का और एकजुट ना होते हुए दिखने का, और जिस तरह से भाजपा के अपने ही नेता बगावती सुर उठा रहे हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ, इसको लेकर भी हालांकि अखिलेश यादव ने अपने बयान में इस तरह के जो अभी सरकार ने फैसले लिए हैं उनके खिलाफ भी, उन पर सवाल खड़े करते हुए भी यह भी कहा कि जब तक सरकार इन फैसलों को वापस नहीं ले लेती है हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि यह सरकार से विपक्ष अपनी बातें मनवा पाता है, अपने उनके सरकारी के फैसलों को वापस करवा पाता है, यह तो समय ही बताएगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए।
चले बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। विवादों में फंसी महाराष्ट्र कैडर की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर की ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है। जहां महाराष्ट्र से उन्हें कार्यमुक्त कर उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी बुलाया गया है। बता दें कि पूजा को 23 जुलाई तक अकेडमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और जहां जांच पूरी होने तक पूजा खेडकर को अकेडमी में ही रहना होगा। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर का विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल YCM अस्पताल में 24 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया है, जबकि यूपीएससी के नियम के मुताबिक विकलांग कोटे से केवल सिलेक्शन के लिए 40% विकलांग होना चाहिए। जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर और फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राज्य सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से उन्हें मुक्त किया जाता है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनीष अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जिस प्रकार से पूजा खेडकर को लेकर विवाद गरमाते जा रहे हैं, वह उनके ऊपर संकट के बादल छाते जा रहे हैं और एक के बाद एक नए खुलासे उनके निकलकर सामने आ रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? अभिनव जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये सरकार की मैक्सिमम पोस्ट आईएएस की पोस्ट पे क्वालिफाई हुई है। जैसा अभी आप कह रहे थे कि 7% विकलांगता के सर्टिफिकेट पे ये क्वालिफाई हुई है, लेकिन 40% विकलांगता से के सर्टिफिकेट की एलिजिबिलिटी होती है कम से कम। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि किन नियमों की अनदेखी के कारण इनका क्वालिफिकेशन हुआ और ये कैसे ट्रेनिंग तक इस प्रोसेस में पहुंची, कैसे इनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन्होंने 1 से ज्यादा सर्टिफिकेट अर्जित करे हैं। पहले भी ऐसे रहा है और इन्होंने कुछ आय वाले मामले में भी अपनी 0 आय का सर्टिफिकेट भी दिया है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स लिए हैं जिनके लिए एलिजिबल नहीं थी। तो सरकार को इसको, जैसे सरकार जांच कर रही है, थरो जांच करनी चाहिए और ये भी जांच करनी चाहिए कि अगर इनके सर्टिफिकेट फर्जी थे तो किन लोगों ने वेरीफाई करके इनका सिलेक्शन करा और ये उस प्रोसेस में आगे कैसे बढ़ी, जिससे कि आगे कभी कोई ऐसी गलती करने की ना सोचे। मनीष जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि इनने अपनी आय को लेकर भी झूठ बोला है या उस तरह के सर्टिफिकेट झूठे या फर्जी सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले निकलकर सामने आया था कि करोड़ों की कार चलाती हैं, करोड़ों की कार पर लाल बत्ती लगाकर घूमती हैं, वीआईपी के जैसे इनके रहने सहने का ढंग है, लाइफस्टाइल वह वीआईपी की जीती हैं, जबकि अभी वह ट्रेनिंग में है। अभी ट्रेनिंग उनकी पूरी नहीं हुई है, अभी उन्हें पूर्णतः उनका कार्यभार नहीं सौंपा गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है नौकरशाही में जो लोग भी जाते हैं उन्हें एक आचार संहिता का पालन करना चाहिए और इन्होंने तो एक नौकरशाह बनने से पहले ही उन आचार संहिताओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सुर्खियों में आई थी। तो ये एक जांच का विषय है, ऐसी जांच इतनी सख्त होनी चाहिए कि आगे कोई इस तरीके की हरकत ना करे, क्योंकि न जाने कितने लोग, क्या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो ऐसे सिस्टम का फायदा उठा के आज देश में मौजूद है और नौकरशाह के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये हम जैसे सामान्य नागरिक के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि ये लोग हमारा काम कैसे करेंगे या जो काम इन्होंने जरूरी इन्हें निर्वाह करने के लिए दिया जाता है वो ये कैसे करेंगे। तो अभी तो यही एक जांच का विषय है कि किन सर्टिफिकेटों की वजह से, किन आय के सर्टिफिकेटों की वजह से किन लोगों ने उसे बनाया, कैसे इन्होंने उसका उपयोग करा और कैसे ये यहाँ तक पहुंची। मनीष जी, मैं इसी मुद्दे पर एक और सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने अपनी आय गलत बताई, आय के सर्टिफिकेट गलत पेश किए, विकलांगता का सर्टिफिकेट भी अब निकलकर सामने आया है, वो अब प्रकाश में आया, नहीं तो इसका खुलासा भी नहीं हो पाता शायद अगर यह विवादों में ना आती। इतना प्रतिष्ठित एक संस्थान है यूपीएससी, इतने कड़ा उसकी परीक्षा होती है, कड़ी परीक्षा के बाद कई राउंड होते हैं जिसमें इंटरव्यू निकलने के बाद जब जाकर तब बैकग्राउंड चेक कई तरह के होते हैं, लेकिन अब तक यह कहीं भी किसी भी जांच में पकड़कर या निकलकर सामने क्यों नहीं आया कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं या इन्होंने जो अपने रेजिडेंस का एड्रेस तक दिया है वो भी गलत है।
अभिनव जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 7% की विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया है और 40% से कम की एलिजिबिलिटी नहीं होती, तो किन लोगों ने उस सर्टिफिकेट के थ्रू इन्हें पास करा और इन्हें यहाँ तक पहुंचाया? इन्होंने बनवाया, वो एक अलग जांच का विषय है कि इन्होंने गलत बनवाया। लेकिन अगर वो अर्हताओं को पूरा नहीं कर रहा था, जैसे आप कह रहे हैं एड्रेस वेरिफिकेशन में वो एड्रेस गलत मिल रहे हैं, तो क्या उस समय इसकी संपूर्ण जांच नहीं हुई जब इन्हें इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए एलिजिबल मान के इनकी ट्रेनिंग के बाद इन्हें पोस्ट भी कर दिया गया? और मुझे लगता है ये पूना में तैनात थी, प्रशासनिक कार्य तो ये देख ही रही होंगी कम से कम। अगर अभी इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आई होगी तो भी ये प्रशासनिक कार्य तो देख ही रही होंगी। और आपने देखा होगा कि इनके एक माता जी का भी वीडियो वायरल है, जो भी सरकार ने अब संज्ञान में लिया है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, लेकिन जिसमें जांच का विषय सबसे बड़ा ये है कि इनके जो गलत सर्टिफिकेट थे वो जांच में पकड़े क्यों नहीं गए, ये वहां से पास होके उसको आगे कैसे लेके आ गई। जांच का सबसे बड़ा विषय ये है। बाद में तो ये कल्प्रेट है, इन पे कार्रवाई होगी, लेकिन क्या ऐसे और भी सर्टिफिकेट फिर वहां से उनकी आंखों से निकल जाते हैं और जो मामले हाईलाइट नहीं होते वो क्या कैसे पकड़े जाएंगे या कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल मनीष जी, जिस प्रकार से इन्होंने सर्टिफिकेट फर्जी बनवाए, इसके बाद यह पकड़ी भी नहीं गई। जिन अधिकारियों ने इनके सर्टिफिकेट को पास किया है, इन्होंने तो फर्जी तरीके से बनवाए, इन पर तो आगे चलकर जो कार्रवाई होगी होगी। लेकिन ऐसे अधिकारी, ऐसे लापरवाह और इस तरह के अधिकारी भी निकलकर उन पर, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऐसे पास किए फर्जी सर्टिफिकेट। बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, रुख करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के साल 2019 और 2020 की परीक्षा के 13% छात्रों का रिजल्ट रोकने और मध्य प्रदेश सरकार के जवाब पेश नहीं करने के मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है, जहां हाईकोर्ट ने सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही एमपीपीएससी के को 2 वर्गों के होल्ड और 13% चयनित उम्मीदवारों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वह 2019 और 2020 की परीक्षा के साक्षात्कार में शामिल हुई थी। होल्ड किए गए 13% में उनका नाम है। इसके संबंध में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने संबंधित लापरवाही के जुर्माने की राशि वसूलने के भी आदेश दिए हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से यह मामला एमपीपीएससी का निकलकर सामने आया, 13% के रिजल्ट को होल्ड पर डाल दिया गया, इसमें अब तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल अभिनव, देखिए पूरा मामला समझने की जरूरत है। पहले जिस तरह से राज्य सरकार ने 2019 और 2020 में लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा हुई थी, एमपीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी थे उनको मेंस की परीक्षा दी गई थी और मेंस के बाद उन्होंने कहीं साक्षात्कार भी दिया। लेकिन सरकार ने उस समय ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण किया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने, जो कोर्ट है उसने उस पर रोक लगा दी थी। तो हाई कोर्ट के रोक के बाद 14% आरक्षण हो गया था। और जिन सामान्य वर्ग के बच्चों ने इस पर साक्षात्कार दिया था, उनको इसकी जानकारी भी नहीं दी गई कि उनका नाम 13% होल्ड में रखा गया। सरकार ने एक नियम बनाया, होल्ड की बात करते हैं, 13% होल्ड क्या है। सरकार ने जब कोर्ट ने इस 27% आरक्षण को रोक दिया, तब सरकार ने एक नियम बनाया कि 13%, यानी कि 13% जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अभी रोका जाएगा। 13% रिजल्ट जो है ओबीसी वर्ग और 13% जो रिजल्ट है वो सामान्य वर्ग का रोक दिया गया, यानी कि होल्ड कर लिया गया कि जो भी बात सरकार निर्णय लेगी उस पर देखा जाएगा। उस होल्ड किए गए रिजल्ट को लेकर के जो प्रियंका, प्रज्ञा और मोना, ये 3 जो अभ्यर्थी थे वो हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की। याचिका दायर करने पर उन्होंने कहा कि उनको बताया नहीं गया, वो साक्षात्कार देकर आ चुकी हैं और उनको ये भी नहीं बताया गया कि उनका नाम 13% के होल्ड में रखा गया है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी, कर्मचारी इसमें जो अपराधी माने जाएंगे, उनकी जांच के बाद जो भी माने जाएंगे, उनसे 50% जो 50,000 की राशि जुर्माने के तौर पर हाई कोर्ट ने सरकार पर लगाई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि उनसे वसूली की जाए। तो संघ लोक सेवा आयोग में, जो लोक सेवा आयोग है, उसमें कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उन पर ये 50,000 की पेनाल्टी लगाने की बात कही गई है। हालांकि राज्य सरकार
और जो लोक सेवा आयोग है, दोनों से सरकार ने जवाब मांगा है, कोर्ट ने जवाब मांगा है, और कोर्ट ने 31 जुलाई तक इसका जवाब देने के साथ ही जो अगली सुनवाई है वो 31 जुलाई को की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो 87 और 13%, 87 का रेशियो रखा गया, 87 रेशियो 13%, यानी 13% जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट रोक लिया गया, क्योंकि हाई कोर्ट ने 27% का आरक्षण देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा 27% आरक्षण फिलहाल नहीं हो सकता है, तो 14% जो आरक्षण ओबीसी को मिल रहा था उसी में करना पड़ेगा। उसको लेकर के सरकार ने 87 और 13% का बनाया था, जिसको लेकर याचिका लेकर ये पहुंचे थे, और उसको लेकर के हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं, और सरकार और लोक सेवा आयोग पर जुर्माने की राशि भी दी है 50,000 की, और जो जिनके जिम्मेदार अधिकारी है जिनने लापरवाही की है उन पर ये जुर्माना लगाया गया है। बिल्कुल, संबंधित अधिकारी, लापरवाह अधिकारी पर जुर्माना लगाया गया है, सरकार से भी जवाब मांगा गया है। सत्यम, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अगली खबर पर चर्चा करेंगे। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार और बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। जहां छात्रवृत्ति में गड़बड़ी के मामले को लेकर राज्य सरकार ने 7 मंत्री और राज्य मंत्रियों की नई कमेटी बनाई है। बता दें कि कमेटी में विजय शाह, संपत्ति उइके, इंदर सिंह परमार राव, उदय प्रताप सिंह सहित 7 सदस्य हैं, जिनके साथ चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के एसीएस और पीएस की भी कमेटी में शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक छात्रवृत्ति में छात्रों को बराबर राशि दिए जाने की सिफारिश की जाएगी। वहीं छात्रवृत्ति की समस्या के समाधान के साथ ही छात्रावास खोलने के लिए भी कमेटी सुझाव देगी। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, जिस प्रकार से छात्रवृत्ति को लेकर कमेटी बनाई गई है सरकार की ओर से, 7 सदस्यीय कमेटी, यह कमेटी आगे चलकर छात्रवृत्ति के बेहतर सुधारीकरण के लिए क्या कुछ करेगी, और अब तक ऐसी क्या कठिनाइयां थीं जो छात्रवृत्ति में छात्रों को फेस करनी पड़ती थी? देखिए, अगर जो छात्रवृत्ति का मामला आया है उसको लेकर जो अल्पसंख्यक की वो है कृष्णा गौर, उन्होंने ये मामला उठाया, मंत्री है जो, उन्होंने ये मामला उठाया था कि जो SC/ST वर्ग है और जो OBC वर्ग है, दोनों की जो छात्रवृत्ति है, स्कॉलरशिप जो मिलती है उसमें अंतर है। जिससे जो छात्रवृत्ति है SC/ST वर्ग के मुकाबले जो OBC वर्ग है उसको कम मिलती है, जिससे उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वहां भी जो बच्चे OBC वर्ग को पढ़ते जाते हैं, तो इसको सुधारने की जरूरत है। कई बार बैठती हो चुकी है, लेकिन इस पर कुछ भी फैसला नहीं आया है। इसको लेकर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अब 7 राज्य मंत्री और राज्य मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष जनजातीय विकास मंत्री कुंवर विजय शाह को रखा गया। इसके साथ ही राव उदय प्रताप सिंह जो मंत्री है, इसके साथ इंदर सिंह परमार उच्च शिक्षा मंत्री है, तो तमाम लोगों को इस पर रखा गया है। और देखिए, इस पर लगातार प्रयास भी किया जा रहा है कि जी सत्यम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, माफ कीजिएगा, सत्यम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो सत्यम, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, माफ कीजिएगा, सत्यम से हमारा संपर्क टूट गया है। तो 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।